हाय एवरीवन, हम क्लास 10th हिस्ट्री का 6th यूनिट पढ़ रहे हैं और इसमें हमने अपना एक लेक्चर कंप्लीट किया और अपने पहले लेक्चर में हमने पढ़ा जिस यूनिट का नाम है पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा J&K ऑन द पाथ ऑफ मॉडर्नाइजेशन। हमने इसमें पढ़ा नया कश्मीर मैनिफेस्टो, या इन पर्टिकुलर हम कहेंगे कि हमने इसमें पढ़ा अभी तक शेख अब्दुल्ला और बख्शी गुलाम अहमद का थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन, और अब उसी कंट्रीब्यूशन को आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आज हमने कल पढ़ा था अपने पहले लेक्चर में कि कुछ डिफरेंट रिफॉर्म्स इस दौर में लाए गए थे, चाहे वो बख्शी गुलाम अहमद ने लाए थे या शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने लाए थे। और वो डिफरेंट रिफॉर्म्स क्या थे? एक था सोशल रिफॉर्म, कल्चरल रिफॉर्म और इकोनॉमिक रिफॉर्म। फिर हमने कल थोड़ा बहुत इकोनॉमिक रिफॉर्म से स्टार्ट किया था। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में हमने पहला ही अपना कंपोनेंट लैंड रिफॉर्म से स्टार्ट किया था, इसका कुछ थोड़ा पढ़ा था, लेकिन आज जो है हम इसको रिपीट करेंगे वहीं से। लैंड रिफॉर्म्स की हमने बात की। लैंड रिफॉर्म्स में हमने देखा पहले ही कुछ प्रिविलेज थे जे के स्टेट में, और जब लैंड रिफॉर्म्स लाया गया 1948 में, तो फिर क्या हुआ? वो प्रिविलेज खत्म हुए। उन प्रिविलेज में क्या क्या प्रिविलेज थे? जैसे जागीर थे, जैसे कि ये जागीर जो है, जागीर सिस्टम जो है अकबर के ज़माने में आया था, मुगल्स के ज़माने में आया था, इसको जागीरदारी सिस्टम कहा जाता था तब। फिर ऐसे ही जागीर्स जो हैं कश्मीर में भी कंटिन्यू होते थे। फिर जब 1948 में ये नई सरकार आई, अपने एक नए जज्बे के साथ आई, तो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने जो पहला ही काम किया लैंड रिफॉर्म्स में, इसने ये जागीरदारी सिस्टम को कंप्लीटली अबॉलिश किया। जागीरदारी सिस्टम था क्या? ये एक ऑफिसर को सर्विसेज के बदले एक लैंड मिलती थी, जिससे वो अपना मुआवजा लेता था सर्विसेज का। ठीक। दूसरा, इसके बाद क्या अबॉलिश किया गया कंप्लीटली? दैट वाज द मुआफिस। मुआफिस क्या था? ये एक जमीन होती थी जिसको एग्जम्प्ट किया जाता था टैक्सेस या लैंड रेवेन्यूज पे करने से, और इस चीज को भी, इस प्रिविलेज को भी खत्म किया गया। तीसरा, द थर्ड वन व्हिच वाज अबॉलिश्ड कंप्लीटली वाज मुकर्रीज। ये एक फिक्स्ड कैश ग्रांट था, इसको भी खत्म किया गया था। एंड द फोर्थ वन वाज अ पर्सन who acted as an intermediate between a propertier and a cultivator। तो इस सकदार को भी कंप्लीटली अबॉलिश किया गया था। ये एग्जैक्टली वैसा ही है जैसे हमने अपने लास्ट यूनिट में पढ़ा था कि वो जो लैंड कल्टीवेट करते थे उनके लिए एक बंदा अपॉइंट किया जाता था कंपनी की तरफ से। वैसे ही यहाँ पे जो है 1947 से पहले डोगराज के ज़माने में एक सकदार अपॉइंट किया जाता था। इसका काम क्या होता था? प्रॉपर्टियर और कल्टीवेटर। प्रॉपर्टियर और कल्टीवेटर का मतलब हो गया, यानी कि ये प्रॉपर्टियर जो होता है, इसकी जमीन होती है, ये जमीन का मालिक होता है। और जो ये है कल्टीवेटर जो है, कल्टीवेटर हो गया यानी कि इस जमीन पे काम करने वाला, काश्तकारी करने वाला। यूजुअली जो ये काम होता था, ये एज एन टेनेंट काम करता था, यानी कि जो कल्टीवेटर था ये जमीन को रेंट पे लेता था, लीज पे लेता था, फिर इसको प्रॉपर्टियर के लिए टैक्स देना पड़ता था, रेवेन्यू देना पड़ता था, जो भी इसके लिए वो खर्चा या जो भी इसके लिए वो ड्यूज, वो इन एडवांस या प्री डिटरमाइंड ड्यूज हुआ करते थे। तो इन सारे चीजों को जो है शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने अबॉलिश किया। फिर इसके बाद क्या हुआ? इन द सेम ईयर हमने फिर पढ़ा कि इसी साल में 1948 में फूड शॉर्टेज थी, फूड स्कैर्सिटी थी, और इस फूड स्कैर्सिटी को, इस गैप को पूरा करने के लिए एक नई स्कीम लॉन्च की गई, जिस स्कीम का नाम था ग्रो मोर फूड स्कीम। इस स्कीम के तहत क्या हुआ? जो अनकल्टिवेबल लैंड थी, यानी कि जिस जमीन पे काश्तकारी नहीं हुआ करती थी, उसको ट्रांसफर किया गया कल्टिवेबल लैंड में। प्लस ये जो एक्स्ट्रा लैंड अब ऐड हुई थी, इस लैंड को जो है डिस्ट्रीब्यूट किया गया था लैंडलेस पीजेंट्स में, यानी कि उन लोगों में जिनके पास जमीन नहीं थी। तो इससे अब दो फायदे हुए थे। एक तो पहले अनकल्टिवेबल लैंड कन्वर्ट हुई थी कल्टिवेबल लैंड में, प्लस दूसरा क्या फायदा था इस स्कीम का? इस स्कीम से जो है लैंडलेस पीजेंट्स को भी अब जमीन मिली थी, वो भी अब काम कर सकते थे, उनको भी रोजगार मिला। रोजगार के अलावा अब वो भी फूड प्रोडक्शन में जो है जुड़ गए। और इससे फिर एट द एंड इसका एक लॉन्ग टर्म पॉजिटिव इफेक्ट क्या रहा? इससे जो है फूड ग्लट हुआ, यानी कि बहुत सारा फूड अवेलेबल हो गया, बहुत सारी फूड प्रोडक्शन हुई, जिससे जो है फूड स्कैर्सिटी या फूड शॉर्टेज की किल्लत दूर हो गई। अब जो तीसरा पॉइंट है, टू प्रोटेक्ट टेनेट्स। टू प्रोटेक्ट टेनेट्स। टेनेट्स मैंने पहले ही कहा, ये वो लोग थे जो जमीन रेंट पे लेते थे, फिर काम करते थे, फिर रेंट ये पे करते थे प्रॉपर्टियर की तरफ।
यानी कि जिनकी वो ज़मीन हुआ करती थी, जैसे कि अभी हमारे पास ज़मीन है, हम सब लोग क्या है, इस ज़मीन के ओनर्स हैं। तब जाके 1948 में पहले ओनर्स नहीं थे, जिनकी ज़मीन थी कुछ ही लोगों की ज़मीन हुआ करती थी, जैसे बड़े-बड़े लैंडलॉर्ड्स, बड़े-बड़े ज़मींदार्स या ऐसे ही जागीरदार्स की ज़मीन हुआ करती थी। फिर वो छोटे-छोटे लोगों को, ज़मींदार लोगों को जो ज़मीन में काम करते थे, खेती-बाड़ी करते थे, उनको रेंट पे देते थे। तो उन्हीं को हम टेनेंट्स कहते हैं। तो टू प्रोटेक्ट टेनेंट्स, अब उन लोगों को बचाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया? द गवर्नमेंट इन अक्टूबर 1948 अमेंडेड स्टेट टेनेंसी एक्ट ऑफ 1924। 1948 में एक अमेंडमेंट आई। अमेंडमेंट किस में लाई गई? ये पहले ही एक्ट लाया गया था 1924 में, जिसको टेनेंसी एक्ट ऑफ 1924 कहा जाता था। और इसमें अमेंडमेंट लाई गई, इसमें एक तब्दीली लाई गई, एंड वाज नोन एज टेनेंसी अमेंडमेंट एक्ट 1948। अब जब ये अमेंडमेंट लाई गई, अमेंडमेंट के बाद इसको एक नया नाम पड़ा। वो नाम क्या था? टेनेंसी अमेंडमेंट एक्ट 1948। अब देखना है अब इस एक्ट में क्या था जो 1924 में लाया गया था, फिर इसको अमेंड किया गया था 1948 में। अब 1948 में क्या चेंज, क्या तब्दीली इसमें लाई गई थी? अमेंडमेंट का बेसिक मतलब ही ये होता है कि या तो इस कानून, या तो एक ये लॉ में अमेंडमेंट आने के बाद या तो लॉ में कुछ इजाफा होता है, या इसमें कुछ डिलीट किया जाता है, या इसमें कुछ मॉडिफिकेशन लाई जाती है। तो 1948 द एक्ट guaranteed the fixity of tenure and rent payable to landlord। इससे क्या हुआ? इससे एक फिक्स्ड रेंट लाया गया, एक फिक्सिटी इस रेंट में लाई गई। यानी कि अब जो है, इनको बहुत ज्यादा जुल्म नहीं हुआ करता था टेनेंट्स को। पहले क्या होता था? इस एक्ट से पहले इनको जमींदार, बड़े लैंडलॉर्ड अपनी मर्जी से मन मुताबिक इनसे रेंट वसूल करते थे। लेकिन अब जो है, अब एक फिक्स्ड रेंट हुआ करता था, और वो फिक्स्ड रेंट इनको अब पे करना पड़ता था इन लैंडलॉर्ड्स की तरफ। यानी कि अब मन मुताबिक, मन मर्जी का रेंट नहीं चलता था। फ्यूचर फर्दर टू एलिविएट द डिस्ट्रेस ऑफ पुअर। अब जो है, अब रिसेंटली आज ही मैं पढ़ रहा था कि पंजाब स्टेट में एक जमींदार ने ये जहर जहर खा के खुदकुशी की। तो रीजन क्या था? कि इसको कर्जा था, डेट था उसके पास। तो फर्दर जमींदार लोगों को हमेशा कर्जा होता है, जमींदारी करने के लिए वो कर्जा लेते हैं, ताकि वो सीड्स या जमीन में कुछ इन्वेस्ट करने के लिए वो पैसा लाते हैं, कर्जा लेते हैं। फिर वो कर्जा रीपे कैसे करते हैं? जब जमीन से प्रोडक्शन निकलती है, वो प्रोडक्शन बेच के वो रीपे करते हैं। तो इसी सिस्टम के साथ वो चलते हैं। तो फिर इस 1948 के बाद क्या हुआ? जमींदार लोगों के लिए एक नया कानून लाया गया। वो कानून क्या था? इस कानून का मकसद ही था कि जमींदार लोगों को दूर करे, इनको बचाए। किस चीज से? डिस्ट्रेस से, टेंशन से। जो लोग गरीब हैं, उनको इस टेंशन से बचाए। द स्टेट एनैक्टेड द डिस्ट्रेस्ड डेबिटर्स रिलीफ एक्ट ऑफ 1950। इससे क्या हुआ? इससे कर्जा माफ करने की एक स्कीम लाई गई, कर्जा माफ करने का एक एक्ट 1950 में लाया गया। वो कर्जा, जिस कर्जे से जमींदार लोगों में बहुत ज्यादा टेंशन हुआ करती थी, बहुत ज्यादा इनको खौफ हुआ करता था, ताकि वो उस खौफ से बचे, ताकि वो एक हाइजीनिक, बैलेंस्ड और एक स्ट्रॉन्ग लाइफ गुजारे। टू रिलीव देम फ्रॉम इंडेटनेस। तो इनको कर्जे से बचाने के लिए एक नया एक्ट लाया गया, और इस एक्ट का नाम क्या था? डिस्ट्रेस्ड डेब्टर्स रिलीफ एक्ट ऑफ 1950। इन वर्ड्स को अंडरलाइन करके रखना, कल को यही क्वेश्चंस आपको ऑब्जेक्टिव टाइप भी आ सकते हैं कि 1950 में कौन सा एक्ट पास किया गया था? दैट वाज द डिस्ट्रेस्ड डेब्टर्स रिलीफ एक्ट ऑफ 1950। तो फॉर दिस पर्पस, अब इस काम के लिए, इस एक्ट को अमलाने के लिए क्या करना था? फॉर दिस पर्पस डेबिट डेट काउंसिलेशंस 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 बोर्ड्स वर अपॉइंटेड इन अनंतनाग, बारामूला, कठवा, जम्मू, उधमपुर, एंड it relieved the agriculturists, artisans etc। तो इसके लिए क्या किया गया? इसके लिए डिफरेंट काउंसिल्स बनाए गए, डिफरेंट बोर्ड्स बनाए गए। और इन बोर्ड्स को कहाँ कहाँ पे अपॉइंट किया गया? 1950 में अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में अलग से अपना बोर्ड बना, जो अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में मुआयना करने के लिए बिठाए गए। आप इस डिस्ट्रिक्ट में मुआयना कीजिए कि कितने जमींदार लोग ऐसे हैं जिनको कर्जा है, जिनको कर्जे से बहुत ज्यादा परेशानी है। बारामूला में अलग बोर्ड तैनात किया गया। काठवा डिस्ट्रिक्ट में पहले पहले इतने ही डिस्ट्रिक्ट थे, तो काठवा में क्या हुआ? काठवा में अलग बोर्ड बनाया गया, जम्मू में अलग, उधमपुर में अलग। तो इससे क्या फायदा हुआ? फिर किन लोगों को फायदा हुआ? यूजुअली इससे पहले तो एग्रीकल्चरिस्ट को फायदा हुआ, यानी कि वो लोग जिनको कर्जा हुआ करता था और जो काश्तकारी का काम करते थे, जमींदारी का काम करते थे।
प्लस आर्टिसंस को भी इससे फायदा हुआ, आर्टिसंस भी इससे मुक्त हुए परेशानी से। आर्टिसंस कौन लोग हो गए? वही जो लोग कुछ स्पेशल क्वालिटी रखते हो, कोई चीज बनाने की कोई क्वालिटी रखते हो, वही लोग हो गए आर्टिसंस। तो इनको क्या हुआ, इनको सॉर्ट ऑफ रिलीफ दिया गया ताकि ये अपना कर्जा अदा कर सके। जैसे आज गवर्नर ने एक लेफ्टिनेंट गवर्नर ने एक स्पेशल ऐलान किया, 13 मोर देन 50 करोड़ इन्होंने ऐलान कर दिया कि हम जो है इंडस्ट्रियलिस्ट्स या बाकी बिजनेस वेंचर्स के लिए ये रकम देंगे ताकि उनको भी प्रमोट या एलिवेट कर सके। The important land reforms phase was introduced in 1950 when big landed uh, Leeds Abolition Act 1950 was introduced. अब इस लैंड रिफॉर्म्स में सबसे बड़ी चेंज कब आई? 1950 में। कब? जब एक बड़ा the important land reforms phase was introduced in 1950 when big landed uh, Abolition Act 1950 was introduced. अब बिग लैंडेड एलिट्स के लिए एक नया अलग ये कानून बनाया गया था, जिस कानून का नाम था एलिट्स एबॉलिशन एक्ट 1950। एलिट्स का मतलब होगा यूजुअली बड़े तबके के लोग, या तो ये लोग वेल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, वेल ऑफ फैमिली से बिलोंग करते हैं, या तो इनके पास बहुत ज्यादा जमीन होती है, या तो इनके पास बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी होती है। तो इन सिंपल लैंग्वेज हम कहेंगे कि ये बड़े मालदार लोग होते हैं, ठीक। तो इनके लिए एक कानून लाया गया, एलिट्स एबॉलिशन एक्ट 1950। नाम से ही पता चलता है कि ये जो है ये कल्चर भी खत्म करना है अब। कौन सा कल्चर? बिग लैंडेड, यानी कि बड़े बड़े जमींदार, बड़े बड़े 100 एंड मोर देन 100-500 कनाल्स जमीन रखने वाले लोग, इनके लिए अब नया एक्ट लाया गया था, दैट वाज द एलिट्स एबॉलिशन एक्ट 1950। इससे क्या हुआ? लैंड लॉर्डिज्म वाज एबॉलिश्ड। लैंड लॉर्डिज्म का मतलब हो गया यही कि एक ही बंदे के पास बहुत सारी जमीन का होना, एक ही बंदे के पास 100, 150, 200, मोर देन 200 कनाल्स का जमीन होना। तो इस कल्चर को भी अब खत्म किया गया था 1950 में। तो इसके बाद एंड लैंड वाज ट्रांसफर्ड, इनके पास जो लैंड थी, यानी कि जो एक बंदे के पास मोर देन 100, 200, 500 कनाल्स की जमीन थी, इनसे छीन ली गई, इनसे इस एबॉलिशन एक्ट के तहत छीन ली गई, और फिर इसी लैंड को जो है ट्रांसफर किया गया। किन लोगों को दी गई ये लैंड? यानी कि जो अभी हमारे पास लैंड है, एक एक बंदे के पास, एक एक फैमिली के पास 10 कनाल है, 8 कनाल है, 20 कनाल तक की जमीन है, ये पहले पहले किन लोगों के पास थी? बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स के पास है। फिर 1950 के बाद क्या हुआ? इसी लैंड को ट्रांसफर किया गया। ये लैंड जो ट्रांसफर की गई यूजुअली लैंडलेस पीजेंट्स को दी गई। It was called a Magna Carta, that's the complete charter. It was called a Magna Carta, that's a complete charter of the peasant rights. A complete किताब कहें आप, complete lesson कहें आप, complete book कहें आप, complete charter कहें आप, मैग्ना कार्टा इसको कहा जाता था peasants rights का। peasants rights क्या हो गया? जमींदार लोगों के हकूक के हवाले से इसको मैग्ना कार्टा कहा जाता था। peasants की मैं आपको यहाँ पे डेफिनेशन बोलूं, पीजेंट्स हो गए lowly social class that toils on the land constituted by small farmers and tenants, यानी कि वही लोग जिनके पास बहुत ज्यादा कम कलील जमीन होती है, जो जमीन पे काम करते हैं, वही हो गए पीजेंट्स। और ये जो है अब ये लैंडलॉर्ड्स की जमीन किन लोगों के पास ट्रांसफर की गई थी? पीजेंट्स के पास। इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड प्रोविजन वाज ट्रांसफर ऑफ लैंड विद ओनरशिप राइट्स। इससे क्या हुआ फिर? इस एलिट्स एबॉलिशन एक्ट 1950 के बाद क्या हुआ? इसका सबसे पॉजिटिव इफेक्ट ये था कि एक तो लैंड ट्रांसफर हुई, दूसरा विथ ऑनरशिप राइट्स हो गई। यानी कि पहले टेनेंट्स हुआ करते थे, इनके पास अगर जमीन होती थी लेकिन वो रेंट पे होती थी, इनको रेंट पे करना पड़ता था फिर। लेकिन फिर इस एक्ट के बाद क्या हुआ? इन लोगों को इस जमीन के हुकूक भी मिले, राइट्स भी मिले, यानी कि अब ये इस जमीन के ऑनर्स बन गए। वैसे ही एग्जैक्टली जैसे अभी हम और हमारे फैमिली हेड्स जमीन के ऑनर्स हैं। अब हम देखेंगे इम्पैक्ट ऑफ लैंड रिफॉर्म्स। इम्पैक्ट हो गया इस चीज का असर, लैंड रिफॉर्म्स का असर। आप देखेंगे क्या लैंड रिफॉर्म्स का असर पॉजिटिव था या नेगेटिव था? अगर नेगेटिव था, किन लोगों के लिए नेगेटिव था, और अगर पॉजिटिव था तो किन लोगों के लिए पॉजिटिव था? The land reforms ended all other privileges of the landlords and secured the ownership of land to peasants.
पहला ही क्या था इसका इम्पैक्ट, इससे सारी लैंडलॉर्डिज्म खत्म हो गई, यानी कि जो भी बड़े बड़े लोगों को प्रिविलेज मिले थे, जिन लोगों को इसमें जागीर में वो बड़ी क्या मोर देन 100 and 200 कनाल्स की लैंड मिली थी, अब उस चीज को खत्म किया गया था। इससे क्या हुआ था, अब जो है पीजेंट्स को लैंड ट्रांसफर हुई थी और पीजेंट्स को ओनरशिप राइट्स भी मिले थे। एग्रेरियन हिस्टोरियन एंड इकोनॉमिस्ट डैनियल थॉर्नर का कहना है, जो कश्मीर में आए थे 1950 में। एग्रेरियन हिस्टोरियन एंड इकोनॉमिस्ट का मतलब हो गया, यानी कि अगर वो हमें हिस्ट्री बता रहा है लेकिन वो हमें पर्टिकुलरली कौन सी हिस्ट्री बोल रहा है, एग्रीकल्चरल रिलेटेड हिस्ट्री, या अगर वो हमें इकोनॉमिक्स बोल रहा है, इकोनॉमिक्स समझा रहा है, तो कौन सी इकोनॉमिक्स समझा रहा है, पर्टिकुलरली एग्रेरियन इकोनॉमिक्स, ठीक, यानी कि जो एग्रीकल्चर से वाबस्ता पार्ट होगा। इस बंदे का नाम था डैनियल थॉर्नर, कश्मीर में आए 1950 में। He observed that these land reforms succeeded in removing fear from peasants, यानी कि जो पहले ऊपर हमने पढ़ा एक्ट लाया गया था फियर, ये खौफ खत्म करने के लिए, इसका मानना था, डेनियल थॉर्नर का मानना था, जो 1950 में यहाँ पे कश्मीर में आए थे, मानना था कि जो लैंड रिफॉर्म्स कश्मीर में लाए गए थे ये कामयाब हुए थे जमींदार लोगों में, आर्टिसंस लोगों में वो खौफ खत्म करने में। ठीक है जी। तीसरा पॉइंट, reformers encouraged peasants to investment in land by making direct beneficiary of such investments। अब जो है रिफॉर्म से क्या हुआ, जब लोग, आम लोग, छोटे छोटे जमींदार लोग इस जमीन के मालिक भी बन गए, तो फिर वो दिल से अब काम करते थे। जब वो दिल से काम करते थे, वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी तैयार होते थे, इन्वेस्टमेंट रादर करते भी थे, और जब वो इन्वेस्टमेंट करते थे, फिर जो प्रोडक्शन निकलती थी उस प्रोडक्शन का डायरेक्टली वो फायदा खुद ही खाते थे। ठीक, यानी कि अब वो सोल मालिक बने थे इस प्रॉपर्टी के। द नेक्स्ट इम्पैक्ट इज ऑल दिस पेव्ड वे फॉर हिज social advancement and motivated a peasant to educate his children and avail better health facilities। जब एक बंदे के पास, एक छोटे जमींदार के पास, जिसके पास महज 1 कनाल 2 कनाल की जमीन हुआ करती थी पहले पहले, जो एक एज ए टेनेंट काम करता था, जो जमीन रेंट पे लेता था, फिर रेंट पे करता था, फिर जब उसको अपनी जमीन मिली, फिर जब उसने अपनी जमीन में इन्वेस्टमेंट किया, फूड प्रोडक्शन की, फिर जब वही प्रोडक्शन उसने बेची, उसको पैसा मिला, उसकी कंडीशन ठीक हो गई। जैसे हम कहते हैं और समझते भी हैं कि पैसा आने से इंसान की लेवल ठीक हो जाती है। जब ऐसे लोगों को पैसा मिला, इन लोगों को पैसा मिला, किन लोगों को, पीजेंट्स को जब पैसा मिला, कौन सा पैसा, जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट जमीन में की थी, फिर जो उनको फायदा मिला था उससे, उस पैसे से उनको क्या हुआ, इनकी सिचुएशन ठीक हो गई, इन्होंने अपने बच्चों को स्कूल भेजा, उन्होंने अपने बच्चों को एडुकेट किया, और इतना ही नहीं, अब उन्होंने बेटर हेल्थ सर्विसेज और बेटर हेल्थ फैसिलिटीज भी अवेल किए। यानी कि अब अगर इनके खानदान में जरा सा भी मामूली सी बीमारी होती थी, तो ये फौरन अस्पताल की तरफ रुजू करते थे और पैसा खर्च करके अपने आप के लिए बेटर हेल्थ सर्विसेज अवेल करते थे, जिनसे उनकी कंडीशन ठीक होती थी। इंसान का ठीक होना, सेहतयाब होना भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में बहुत ज्यादा मायने रखता है। क्यों? जब इंसान ठीक होगा, फिजिकली फिट होगा, तभी वो काम कर सकता है, तभी वो जमीन में भी काम कर सकता है, तभी वो बिजनेस भी कर सकता है, तभी वो कुछ भी कर सकता है जिससे उसको फायदा मिल सकता है। तो बेटर हेल्थ का बेटर होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाउएवर, लेकिन इसका कुछ नेगेटिव इफेक्ट भी था, इस लैंड रिफॉर्म्स का कुछ नेगेटिव इफेक्ट भी था। वो नेगेटिव इफेक्ट मेरे हिसाब से आपके दिमाग में पहले ही आना चाहिए, अगर ना आया होगा तो यहाँ पे हम वो पॉइंट देखेंगे। However, the land reforms did not do much in improving the conditions of landless laborers। अब भी कुछ लोग रहते थे जिनके पास जमीन नहीं थी, जिनको जमीन नहीं मिली थी, लैंडलेस लेबर्स थे, मजदूरी का काम करते थे, लेकिन मजदूरों के लिए कुछ खास इस लैंड रिफॉर्म से नहीं हुआ। जो रहे थे, जो बचे थे, वो उसी कंडीशन में रहे, उसी कंडीशन में फिर उनको कंटिन्यू करना पड़ा, वैसे ही सफर करना पड़ा, वैसे ही स्ट्रगल करना पड़ा जैसे वो लैंड रिफॉर्म से पहले करते थे। It's pertinent to mention here that these land reforms had far-reaching political consequences। अब इसका कुछ सियासी सरगर्मियों पे भी इसका असर था। वो असर क्या था? Those who were benefited favored all time Sheikh Abdullah, and those who were not, such as landlords and landless laborers, launched a rigorous, strict campaign against him। अब मैंने पहले ही कहा कि आपके दिमाग में कुछ पॉइंट आना चाहिए एडवांस में, अगर ना भी आया होगा तो वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे। वो ये था कि जब जमीन पहले
हुआ करती थी ये लैंड लॉर्ड्स के पास हुआ करती थी। फिर जब लैंड रिफॉर्म्स एक्ट लाए गए, फिर इन लैंड लॉर्ड से जमीन छीनी गई, लैंडलेस पीजेंट्स में बांटी गई। जो लैंड लॉर्ड्स थे, जिनके पास जमीन थी, जिनसे छीनी गई, उनमें एक गुस्से की लहर जाग उठी, और उस गुस्से से क्या हुआ, इन्होंने स्ट्रिक्ट कैंपेन शुरू कर दिए, किसके खिलाफ, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के खिलाफ। और प्लस जो लोग अभी लैंडलेस लेबर्स थे, मजदूरी का काम करते थे, जिनके फेवर में कुछ खास नहीं हुआ था इस लैंड रिफॉर्म से, वो भी इन्हीं लोगों के साथ जुड़ गए, और उन्होंने भी स्ट्रिक्ट कैंपेन्स, एजिटेशंस या रिगरस एक्शंस लॉन्च किए, किसके खिलाफ, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के खिलाफ। तो इस पॉइंट को, इस सब टॉपिक को यहाँ पे अगर हम कंक्लूड करेंगे, तो लैंड रिफॉर्म्स का इंपैक्ट ये भी था कि इससे एक तबके को फायदा हुआ। वो तबका कौन सा था, पीजेंट्स का तबका था। और एक तबका मजबूर हो गया कैंपेन करने के लिए, स्ट्रिक्ट कैंपेन इनके खिलाफ मोर्चा निकालने के लिए, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के खिलाफ मोर्चा निकालने के लिए मजबूर हो गए। और वो लोग कौन थे, लैंड लॉर्ड्स, जिनकी जमीन, यानी कि जिनके पास ओरिजिनली पहले जमीन हुआ करती थी। अब हम दूसरा पढ़ेंगे इसका पार्ट, एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन। अब हमने देखा लैंड रिफॉर्म्स पहले लाया गया, अब हम दूसरा देखेंगे एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स, एक्सपेंशन। अब एग्रीकल्चर में कैसे एक्सपेंशन हो गया, एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन का मतलब हो गया एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज कैसे बढ़ गई। अगर पहले लोग 10 कनाल्स में जमींदारी करते थे, अब कैसे ये 100 कनाल्स में जमींदारी करते हैं। अगर ये पहले एक आइटम में जमींदारी करते थे, फिर कैसे ये 10-10 आइटम्स में जमींदारी करने के लिए तैयार हो गए। अगर पहले जमीन को इरिगेशन फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं थे, तो फिर कैसे वो जमीन कन्वर्ट की गई, या अनकल्टिवेबल लैंड कन्वर्ट हो गई, फिर कैसे उस लैंड के लिए भी जो है इरिगेशनल फैसिलिटीज ये किए गए, अवेलेबल किए गए। तो इस चीज को पढ़ेंगे यहाँ पे। इरिगेशन इरिगेशन रिसीव्ड इम्प्यूट्स आफ्टर 1950, यानी कि 1950 के बाद पहला ही एजेंडा किस चीज का रहा था, इरिगेशन का। इरिगेशन मींस अब जो है वाटर सप्लाई मुहैया करनी है इन एग्रीकल्चरल फील्ड्स को। जो हमने जमीन अब लोगों को दी है, पीजेंट्स को दी है, जमीन तभी काम करेगी, जमीन तभी फल देगी जब जमीन को वक्तन फवक्तन पानी भी मिलेगा। तो पानी मुहैया रखने के लिए, करने के लिए क्या हुआ, 1950 के बाद जो है इस इरिगेशन को, इरिगेशन यानी कि जमीन को पानी देने की इस सहूलियत को, इस काम को एक बड़ा बड़ा इम्प्यूट्स मिला, एक बड़ा एज मिला 1950 के बाद। A separate department of irrigation known as Public Works Department organization was established. इसके लिए, इस काम के लिए एक अलग डिपार्टमेंट बनाया गया गवर्नमेंट में। उस डिपार्टमेंट का क्या नाम था, कल को ये ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है। सेपरेट डिपार्टमेंट का नाम क्या था जो इरिगेशन के लिए बनाया गया था, एस्टैब्लिश किया गया था, इसका नाम था पब्लिक वर्क्स डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है जी। Irrigation was given importance continuously in first 3 annual 5-year plans. पहले 15 साल तक, 1950 के बाद पहले 15 साल तक, यानी कि पहले 3 प्लान्स में, जो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं इस यूनिट में कि 1965 तक हम पर्टिकुलरली अपनी J&K की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो पहले 3 annual 5-year प्लान्स में इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई, एग्रीकल्चर, इस इरिगेशन को। Irrigation was given importance continuously in first 3 annual 5-year plans, and as a result annual food growth। यहाँ पे डेटा याद रखना, इरिगेशन फैसिलिटीज जब प्रोवाइड की गई, फिर क्या चेंज आई ओवरऑल एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में। तो क्या रिजल्ट था, एज अ रिजल्ट एनुअल फूड ग्रोथ रेट इंक्रीज्ड फ्रॉम 82.56 लाख माउंट्स। माउंट्स क्या हो गया, एन आर्टिफिशियल हिल, यानी कि वो जैसे हम कहते हैं वो जखीरा एक जगह पे जमा करते हैं, फिर वो एक माउंटेन जैसी शेप लेते हैं, जैसे हम दान की फसल रखते हैं। तो 82.56 लाख माउंट्स 1951 में था। फिर जब 1965 की हम बात कर रहे हैं, यही हो गया था इरिगेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के बाद 166.10 लाख माउंट्स इन 1964 to 65। इस पॉइंट को मैं रिपीट करूंगा, इरिगेशन वाज गिवन इंपॉर्टेंस कंटिन्यूअसली इन फर्स्ट 3 एनुअल 5-year प्लान्स। हमने पढ़ा कि इरिगेशन को जो है पहले 5 साल, एनुअल 5 साल प्लान्स जो है 1950 से लेके 1965 तक, इस तीनों प्लान्स में जो है इरिगेशन को एक इंपॉर्टेंस दी गई थी, यानी कि इरिगेशन फैसिलिटीज को जो है प्रोवाइड करना है। इसके बाद क्या हुआ, इस इंप्रूवमेंट के बाद, इरिगेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के बाद क्या हुआ, 1951 में
यानी कि जब इरिगेशन फैसिलिटी स्टार्ट हुई तब 82.56 लाख माउंट्स प्रोडक्शन हुआ करती थी, फूड ग्रोथ हुआ करती थी। फिर यही फूड ग्रोथ जो है 166.10 लाख माउंट्स 1964-65 में हुई थी इरिगेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के बाद। ठीक है जी, हो गया एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन, यानी कि एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन में बहुत ज्यादा किरदार रहा था इरिगेशन प्रोजेक्ट्स का। जे.एंड.के गवर्नमेंट ने इरिगेशन प्रोजेक्ट्स के लिए एक अलग सा डिपार्टमेंट एस्टैब्लिश किया था, जिस डिपार्टमेंट का नाम था पब्लिक वर्क्स डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इससे क्या हुआ, इससे जो है फूड ग्रोथ 1951 से लेकर 1965 तक जो है 82.56 लाख माउंट से इंक्रीज हुई थी, शिफ्ट हुई थी, जंप किया था 266 टू 10 लाख माउंट्स। ठीक है, अब पढ़ेंगे एरा ऑफ कोऑपरेटिव्स में। कोऑपरेटिव्स क्या हो गए, जो काम करने के लिए बिल्कुल तैयार हो, काम करने के लिए, यानी कि जिसको हम प्राइवेट पार्टनर्स भी कहेंगे। तो पार्टनर्स अब यहाँ पे जो है काम करने के लिए बिल्कुल तैयार थे, किसके साथ, गवर्नमेंट के साथ। गवर्नमेंट को कुछ फैसिलिटीज प्रोवाइड करने, यानी कि कुछ, चाहे वो लोगों की बात हो या गवर्नमेंट की बात हो, जिनको वो सर्विसेज देने के लिए या गुड्स देने के लिए बिल्कुल तैयार थे। नाउ कोऑपरेटिव्स वर गिवन एम्फेसिस, यानी कि अब प्राइवेट कंपनीज को एम्फेसिस दी गई थी। कोऑपरेटिव्स मतलब यहाँ है कुछ प्राइवेट कंपनीज को या तो इनवाइट किया गया था या उनको एक एम्फेसिस, इंपॉर्टेंस दी गई थी अब इस दौर में। नाउ cooperatives were given emphasis. It remained instrumental in tackling debt issues, financing our crops, providing lands for cultivation on lease, and encouraging repayments on time. अभी ये cooperatives क्या थे, सॉर्ट ऑफ जैसे मानो जैसे एक बैंक होता है, बैंक लोन प्रोवाइड करता है जीरो इस पे टैक्स पे, जीरो टैक्स पे वो लोन प्रोवाइड करता है, या उसमें वो यूजुअली जो है लॉन्ग टर्म, लॉन्ग पीरियड रखता है लोन रीपे करने के लिए। तो ऐसे ही कोऑपरेटिव्स आए जिन्होंने इस कर्जा उतारने के लिए, लोगों का कर्जा उतारने के लिए बहुत ज्यादा मदद की गई। कैसे किया, इन्होंने फाइनेंस किया या इन्होंने लैंड प्रोवाइड की लोगों को जिनके पास लैंड नहीं थी, लीज पे लैंड दिया, रेंट्स पे लैंड दिया। उन लोगों को जो हमने ऊपर पढ़े थे, अभी भी लैंडलेस लेबर्स कुछ थे, ऐसे लोगों को इन्होंने लैंड प्रोवाइड की, किस पे, लीज पे यानी कि रेंट पे, और एनकरेज किया रीपेमेंट टाइम पे करने के लिए। ठीक है जी। हाउएवर ड्यू टू मिसमैनेजमेंट, लेकिन ये जो है ये कोऑपरेटिव्स का दौर या ये कोऑपरेटिव्स का काम जे.एंड.के में कुछ ही देर के लिए चला, फिर कंप्लीटली फेल हुआ। कैसे फेल हुआ, इट कुड नॉट कंट्रीब्यूट मच टू रिव्यू द इकोनॉमी ऑफ स्टेट। ये कुछ जाती तौर पे कुछ किसी लोगों की, कुछ ही लोगों की जो है कंडीशन इंप्रूव करता था, तो ओवरऑल जे.एंड.के की इकोनॉमी के लिए इसने कुछ खास नहीं किया। और जो फिर इस कोऑपरेटिव्स का डिक्लाइन हुआ, रीजन यही हुआ कि इसमें इस कोऑपरेटिव्स में मिसमैनेजमेंट था, इनको काम करना नहीं आया, इनको निज़ाम चलाना नहीं आया। नाउ वी हैव द स्टेट बिल्डिंग पॉलिसी। अब स्टेट में जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा हमारा, स्टेट बिल्डिंग पॉलिसी। अब स्टेट जे.एंड.के स्टेट ने कुछ पॉलिसी अडॉप्ट की थी। उस पॉलिसी में क्या इन्होंने अडॉप्ट किया था कि अब हम बिल्डिंग का काम करेंगे। बिल्डिंग मतलब कुछ बिल्ड करेंगे, चाहे रोड्स बिल्ड करेंगे, हॉस्पिटल्स बिल्ड करेंगे, या बाकी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स बिल्ड करेंगे। जो भी बिल्ड करेंगे या जो भी बिल्ड किया, वो इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे, स्टेट की तरफ से क्या बिल्डिंग पॉलिसी थी। इसकी कुछ मेजर हाइलाइट्स हम पढ़ेंगे। In his determination to be self-sufficient and autonomous, Sheikh Abdullah rarely accepted funds from central. हमने पहले ही शेख अब्दुल्ला के बारे में कुछ पॉइंट्स पढ़े थे कि शेख अब्दुल्ला पहले इंडिया को फेवर करता था, लेकिन लेटर ऑन उसके बिहेवियर में कुछ चेंज आई, फिर वो उतना ज्यादा कोऑपरेटिव इंडियन गवर्नमेंट के साथ नहीं रहा। अब शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की क्या राय थी, क्या मेहनत थी, क्या दिली ख्वाहिश थी कि सेल्फ सफिशिएंट, हम खुद मुख्तार रहे, हम किसी पे हम किसी के लिए ना तो मजबूर हैं, ना हम किसी पे रिलाई करना चाहते, ना हम किसी पे डिपेंडेंट रहना चाहते, हम जो भी करना चाहेंगे अपने बल पे करना चाहेंगे। ये शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की अब थिंकिंग थी, यानी कि जे.एंड.के गवर्नमेंट जो भी करेगी अपने बल पे करेगी। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जो है एक राय रखते थे सेल्फ सफिशिएंट की,
तो वो हार्डली अब फंड्स जो हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से एक्सेप्ट करते थे, यानी कि वो फंड्स के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ रुजू करते ही नहीं थे। फिर क्या हुआ, हाउएवर, लेकिन काम करने के लिए, काम चलाने के लिए पैसे का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। However, the economic vision of बख्शी गुलाम अहमद was different from him. लेकिन फिर जब बख्शी गुलाम अहमद इसके बाद आए, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के बाद आए, इसका कुछ डिफरेंट विजन था, इसका कुछ डिफरेंट ख्याल था। इसका ख्याल जो है शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के साथ नहीं मिलता था। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला कहते थे कि अगर हम तरक्की करेंगे लेकिन अपने बल पे करेंगे। बख्शी गुलाम अहमद कहते थे कि अगर हमें तरक्की करनी है तो हमें अभी जो है एट द मोमेंट या करंट सिचुएशन में अगर किसी से मांगना भी पड़ेगा तरक्की करने के लिए तो हमें मांगना चाहिए, हमें मांगने में हिचकिचाहट नहीं करनी चाहिए। ही विविड इकोनॉमिक इंटीग्रेशन नेसेसरी टू प्रमोट ओवरऑल नया कश्मीर मैनिफेस्टो। इसने सोचा अब अगर हमें यहाँ पे नया कश्मीर मैनिफेस्टो जो अडॉप्ट किया है, अगर वाकई ही कश्मीर को नया बनाना है तो फिर जो है भारत के साथ या सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ गठबंधन करना बहुत ज्यादा लाजमी है, यानी कि उससे जो है फंड्स एक्सेप्ट करने लाजमी है। Hence, he went forward and sought financial aid from Government of India. तो इसके लिए फिर क्या किया उसने, बख्शी गुलाम अहमद ने, तो वो आगे चले, उसने ये कड़ी स्टार्ट की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ कोऑपरेशन की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से सेंट्रल फाइनेंशियल एड मांगा। सेंटर ग्रांटेड लोन्स टू इंप्लीमेंट जे.एंड.के स्टेट बिल्डिंग पॉलिसी। अब सेंटर ने जो है लोन्स दिए किसको, गवर्नमेंट को, जे.एंड.के गवर्नमेंट को, किस चीज के लिए, जो आपने स्टेट बिल्डिंग पॉलिसी अडॉप्ट की है आप जी इसको इंप्लीमेंट कीजिए, जो भी आपको खर्चा आएगा हम उसके लिए आपको लोन्स प्रोवाइड करेंगे, यानी कि हम आपको उस चीज के लिए पैसा देंगे। Bakshi was able to fulfill a number of developmental works which were initially started under Sheikh Mohammed Abdullah's regime. अब जब लोन बख्शी गुलाम अहमद को सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया तो फिर बख्शी गुलाम अहमद जो है कामयाब हुआ उन चीज़ों को अमलाने में, उन चीज़ों को बनाने में जो असल में शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के टाइम में स्टार्ट हुए थे, या जिन चीज़ों का ख्वाब शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के टाइम में देखा गया था, फिर वो कब अमलाए गए, कब पूरे हो गए, जब बख्शी गुलाम अहमद ने लोन्स एक्सेप्ट किए सेंट्रल गवर्नमेंट से या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। Thus, state entered into the new age of large-scale modernization, including agricultural reforms, industrial development, infrastructural growth, tourism and increased employment opportunities. तो फिर इसके बाद क्या हुआ, जब स्टेट बिल्डिंग पॉलिसी जो है फुलफिल हो गई, इसको लोन प्रोवाइड करने के बाद अमलाया गया, इम्प्लीमेंट किया गया, बनाया गया, जो भी चीज़ें इनको बनानी थी, तो फिर क्या हुआ, इसके बाद जे.एंड.के स्टेट एक मॉडर्न दौर में आ गया। वो मॉडर्न दौर क्या था, अब मॉडर्न दौर में मॉडर्न जे.एंड.के में एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स जो हमने ऑलरेडी पढ़े वो भी हुए थे, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी, इंडस्ट्रीज भी एस्टैब्लिश हुई थी, इंफ्रास्ट्रक्चर भी अब डेवलप हुआ था, यानी कि रोड्स, बिल्डिंग्स, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स या स्कूल्स, हॉस्पिटल्स वो भी डेवलप हुए थे, टूरिज्म भी डेवलप हुआ था इस बिल्डिंग पॉलिसी से, और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी अब जो है इंक्रीज हुई थी जे.एंड.के स्टेट में। Modern irrigation like lift irrigation was introduced. Application of fertilizers, popularization of China paddy, further modernized state. इसके बाद इसके अलावा क्या हुआ था, अब जो है इरिगेशन भी इसके बाद हम कल पढ़ेंगे क्योंकि मीटिंग इख्तिताम हो गई। इसके बाद हम नेक्स्ट यूनिट में पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक रादर।